गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पर्वत निर्माण सिद्धांतों के बारे में, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज के बारे में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से थ्योरीज दी है कि किस तरह से माउंटेन्स बनते हैं, पर्वत बनते हैं। हमारे सिलेबस में हमको 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है कोबर की थ्योरी, जोली की थ्योरी और फिर होम्स की थ्योरी। अभी हम बात करेंगे कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में, कोबर्स माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी के बारे में। जो कोबर थे, इन्होंने पर्वत निर्माण जो है उसका आधार माना जियोसिंक्लाइन को, भूसन्नति को। तो इसीलिए जो कोबर्स थ्योरी है वो कहलाती है कोबर्स जियोसिंक्लाइनर ओरेगन थ्योरी, कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत। कोबर ने ये जो अपनी थ्योरी थी ये 1923 में दी थी। कोबर ने ये माना था कि जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, उनकी उत्पत्ति होती है जियोसिंक्लाइन से, भूसन्नति से। तो सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि ये भूसन्नति जियोसिंक्लाइन होती क्या है। जियोसिंक्लाइन एक्चुअल में लंबे और संकरे पानी से भरे हुए गर्त होते हैं, पानी से भरे हुए खड्डे होते हैं, बहुत ही लंबे और बहुत ही संकरे, जिनके दोनों ओर ग्रिड पिंड होते हैं, जिनके दोनों साइड में लैंड मास होते हैं, जिनसे यहाँ पर लगातार सेडिमेंट्स आते रहते हैं। अवसाद जो है वो यहाँ से आकर इस जियोसिंक्लाइन में, भूसन्नति में लगातार आकर जमते रहते हैं, जिसके कारण ये जो जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नति है, इसकी जो तली है वह नीचे की तरफ धंसती रहती है। तो भूसन्नति क्या हुई, जियोसिंक्लाइन क्या हुआ, लंबे संकरे पानी से भरे हुए गर्त, जिनमें लगातार अवसादों का, सेडिमेंट्स का जमाव होता रहता है, उसकी तली में धसाव होता रहता है। इसी आधार पर उन्होंने जो भूसन्नति है, जो जियोसिंक्लाइन है, उनको पर्वतों का पालना कहा जाता है, क्योंकि जो पर्वत है माना जाता है कि वे भूसन्नति से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से कोबर ने माना कि बीच में किन्हीं भी 2 लैंड मासेज के बीच में एक गर्तनुमा आकृति होती है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जिसे उन्होंने जियोसिंक्लाइन कहा। जैसे हम हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हिमालय किससे बना है, टैचिस सागर से। तो जो टैचिस सागर था वो एक्चुअल में एक जियोसिंक्लाइन था, वह एक भूसन्नति थी। तो इस तरह से बीच में जियोसिंक्लाइन होती है, भूसन्नति होती है, और इसके दोनों साइड में जो दृढ़ पिंड लैंड मास होता है, उसे इन्होंने कहा फॉरलैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्र प्रदेश। जो फॉरलैंड है इसे कोबर ने क्रेटोजन भी कहा। आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि क्रेटोजन क्या है। तो क्रेटोजन जो जियोसिंक्लाइन है उसके दोनों तरफ जो लैंडमार्क है, जो दृढ़ पिंड है, फॉरलैंड है, उन्हें कहा जाता है क्रेटोजन। तो कोबर ने माना कि ये जो फॉरलैंड्स है, अग्र प्रदेश है, यहाँ से मलबा जो है वो लगातार आकर इसमें जमता रहता है, सेडिमेंट्स आते हैं और इसकी तली में जमते जाते हैं, जिसके कारण इसकी तली क्या होती है, नीचे की तरफ धंसती जाती है। जब ये इसकी तली जो है वो नीचे की तरफ धंसेगी और इसमें कंटिन्यू जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा हो रहे हैं, तो इसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ जाती है और इसकी गहराई भी बढ़ जाती है, डेप्थ और विड्थ इसकी दोनों बढ़ जाती है, जिसके कारण ये जो एरिया है यहाँ पर संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण एक फोर्स उत्पन्न होता है, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल। ठीक है, इस जियोसिंक्लाइन की तली के लगातार नीचे की ओर धसाव होने के कारण एक फोर्स उत्पन्न होता है, कंप्रेसिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़नात्मक बल। ठीक है, तो आपको ये 2 वर्ड जरूर ध्यान रखने कोबर के सिद्धांत में। पहला जियोसिंक्लाइन भूसन्नति, क्योंकि जो निर्माण जिस जगह से हो रहा है, कोबर ने माना वो भूसन्नति से हो रहा है। दूसरा, उसके पीछे कौन सा फोर्स जो है वह काम कर रहा है। तो जो कोबर के अकॉर्डिंग पर्वतों के निर्माण के लिए, माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो फोर्स काम करता है वह है कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल। तो जब यहाँ पर ये फोर्स उत्पन्न होने के कारण ये जो फॉरलैंड है, ये दोनों जो अग्र प्रदेश है, ये एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं। इनका जो संचलन है वह हॉरिजेंटली होने लगता है,
क्षैतिज रूप से होने लगता है एक दूसरे की तरफ, जिसके कारण यहाँ पे जो मलबा जमा था, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स जमे थे उनमें फोल्ड पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो कॉपर है उसकी थोड़ी बेसिकली जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत जो होते हैं, उनका जो निर्माण होता है उसको स्पष्ट करती है। अगर ये कंप्रेसिव फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है, तब तो जो पूरी की पूरी जो जियोसिंक्लाइन है वो सन्नति है उससे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर ये कंप्रेसिव फोर्स जो है वह थोड़ा सा कम है, तो सिर्फ जो किनारे वाले भाग होते हैं, जियोसिंक्लाइन के जो किनारे वाले भाग हैं, वहां पे सिर्फ माउंटेन्स बन पाते हैं। जो बीच वाला भाग है वहां पर फोल्ड जो है वह नहीं पड़ते हैं और वहां पर पर्वत का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये जो किनारों पर किसी भी जियोसिंक्लाइन के भूसन्नति के किनारों पर जो पर्वत बनते हैं, जो माउंटेन्स बनते हैं, उन्हें कॉबर ने कहा रेंडकेटन। क्या कहा? रेंडकेटन। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी भी विद्वान द्वारा स्पेसिफिकली अपने थ्योरी में यूज किए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आपसे अलग से छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कैट्रोजन क्या है, रेंडकेटन क्या है, तो आपको इनकी डेफिनेशंस जो है वह पता होनी चाहिए। तो दोनों तरफ जो माउंटेन्स बनते हैं जियोसिंक्लाइन के, उनको तो इन्होंने कहा रेंडकेटन, और इसका जो बीच वाला भाग है जहाँ पर फोल्ड नहीं पड़ पाते हैं, जहाँ पर वलन नहीं पड़ पाते हैं, उस भाग को इन्होंने कहा मीडियन मास, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य पिंड। और एक वर्ड इसके लिए मीडियन मास के लिए उन्होंने यूज किया था स्वानिसबर्ग। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्वानिसबर्ग क्या है? स्वानिसबर्ग है मीडियन मास और रेंडकेटन क्या है? ये दोनों तरफ जो माउंटेन्स बन रहे हैं वो। अब ये जो मीडियन मास है ये कुछ भी हो सकता है, ये मैदान भी हो सकता है, ये पठार भी हो सकता है, ये सागर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये कॉपर की जो बात कही, इस तरह के उदाहरण कई जगह देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? हिमालय की जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि टैचिन सागर जो था, आपने पढ़ा होगा अपनी स्कूलिंग में भी कि जो हिमालय था वहाँ पे पहले एक टैचिन सागर था, फिर वहाँ पर उसमें जो मलबा जमा, उसमें जो सेडिमेंट्स जमे, उनमें फोल्ड पड़ने के कारण वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो एक और तो हिमालय पर्वत बना और टैचिन सागर के दूसरी तरफ कुनलुन पर्वत श्रेणी बनी जो कि चीन में है, और इन दोनों के बीच में मीडियन मास के रूप में रह गया तिब्बत का पठार। तो हिमालय और कुनलुन क्या हुए? रेंडकेटन हुए, और मीडियन मास क्या हुआ? तिब्बत का पठार हुआ। इसी तरह से कार्पेशियन और दिनारिक जो माउंटेन्स है उनके बीच में है हंगरी का मैदान। पिरेनीज और एटलस माउंटेन्स है उनके बीच में है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और टॉरस और पॉन्टिक के बीच में है अनातोलिया का पठार। ठीक है, तो मीडियन मास के रूप में कुछ भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है और सागर भी हो सकता है। तो आपको कॉपर की थ्योरी में क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो जो माउंटेन्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? जियोसिंक्लाइन से, भूसन्नति से बनते हैं। उसके पीछे फोर्स उसके बाद में फोर्स कौन सा होता है? कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल। जो माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो फोर्स काम होता है वो संपीड़नात्मक बल होता है। जो जियोसिंक्लाइन होती है उसके दोनों और जो फोरलैंड होते हैं, अग्र प्रदेश होते हैं, उसे इन्होंने कहा कैट्रोजन। जब फोर्स बहुत तेज होता है तो पूरी जियोसिंक्लाइन का, पूरी भूसन्नति का पर्वत बन जाता है, लेकिन अगर फोर्स जो है वो थोड़ा कम है तो सिर्फ दोनों तरफ पर्वत बनते हैं किसी भी जियोसिंक्लाइन के, जिसे इन्होंने कहा रेंडकेटन, और बीच वाले भाग को कहा मीडियन मास, मध्य पिंड, जिसे स्वानिसबर्ग भी कहा जाता है। कॉपर के बाद हम बात करेंगे जोली की थ्योरी के बारे में। जोली की जो थ्योरी है वो कहलाती है रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जोली, जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी थी वो 1925 में दी थी अपनी बुक द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इनकी किताब का नाम है, जिसके जोली में ये जो थ्योरी है वह जो जोली है, इन्होंने पर्वतों के बनने का जो कारण माना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनको माना।
कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप है, वो सियाल परत से बने हैं, सियाल से बने हैं, और जो ओशंस है, महासागर, वो सीमा परत से बने हैं। सियाल और सीमा क्या है, ये हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी वहां पे हमने पढ़ा था। तो हम वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो सियाल होता है इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम होता है, और जो सीमा है उसकी डेंसिटी, घनत्व जो है वह ज्यादा होता है। ठीक है, तो जॉली ने माना कि जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, वहां पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो ज्यादा है, और जो ओशंस है, जो महासागरों की तली है, वहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वह कम है। लेकिन जो महाद्वीपों वाला भाग है, कॉन्टिनेंट्स वाला भाग है, वहां से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, उनके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है। लेकिन जो धरातल वाला भाग है, वहां से तापमान का विकिरण हो जाता है, रेडिएशन हो जाता है, इसलिए वहां पे ज्यादा टेम्परेचर इकट्ठा नहीं हो पाता। जो ओशंस हैं, महासागरों की तली है, वहां पर रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो तो कम है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर इकट्ठा होता रहता है, वहां से जो टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, इसलिए वहां पे लगातार जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह बढ़ता जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो सीमा परत है, जहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, वो पिघलने लगती है। लेकिन सीमा परत के पिघलने के लिए जितना टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, उतना टेम्परेचर इकट्ठा होने में 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वह बहुत लंबी होती है, 3.5 to 5.6 करोड़ ईयर्स लग जाते हैं इतना टेम्परेचर इकट्ठे होने में कि सीमा परत जो है वह पिघल जाए। तो जब सीमा परत पिघलती है तो इन्होंने जोले ने कहा कि दो फेज होते हैं। पहला होता है पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सी, सागरीय अतिक्रमण काल। तो सबसे पहले क्या होता है, जब 3.5 से 5.6 करोड़ वर्षों के अंदर लगातार जो सागर वाला भाग है, ओशंस वाला पार्ट है, वहां पे टेम्परेचर इकट्ठा होता जाता है, और जो सीमा वाला भाग है, जो सीमा परत है, वह पिघलने लगती है। जब भी कोई चीज पिघलती है तो वो फैलने लगती है, और उसकी डेंसिटी जो है वह कम हो जाती है। अब तक सीमा की डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए सियाल जो है कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर तब रहेगी जब उसकी डेंसिटी उससे कम होगी। पानी जो है उसमें आप लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, वो नीचे की ओर चला जाएगा, उसमें तैरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोहे के टुकड़े की जो डेंसिटी है वह ज्यादा होती है पानी की बजाय। लेकिन अगर आप उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे पानी में तो वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वह पानी से कम है। तो इसी तरह से जब तक सियाल की डेंसिटी सीमा से कम होती है वो उसके ऊपर रहता है। लेकिन जैसे ही सीमा जो है वह पिघलने लगी, उसकी डेंसिटी कम होने लगी, जो सियाल वाला भाग यानी कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप है वो है नीचे की तरफ धंस जाते हैं। मान लीजिए महाद्वीप वाला भाग था, इसके दोनों तरफ ये ओशंस थे, लेकिन जब सीमा परत जो है वह पिघली तो और उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कम होने लगा, तो ये वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ धंसने लगेगा। ये वाला पार्ट जब नीचे की तरफ धंसने लगेगा तो जो सागर का पानी है वो इसके किनारों पर आगे तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण इसके जो ये किनारे वाले भाग है यहाँ पर जियोसिंक्लाइन बनती है, भूसंगति बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे भूसंगति बनती, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, उनके किनारे वाले भाग पर भूसंगति बन गई, और यहाँ से लगातार इसमें सेडिमेंट्स का जमाव होता रहेगा। अब जो इसके बाद में फर्स्ट जो ये सागरीय अतिक्रमण का काल होता है, इसमें जो सागरों का पानी होता है वह महाद्वीपों के, कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर अतिक्रमण कर लेता है, वहां पर भूसंगति का निर्माण हो जाता है, जियोसिंक्लाइन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में सेकंड फेज शुरू होता है, जिसे कहा जाता है पीरियड ऑफ रिक्रेशनल सी, सागरीय निर्वतन काल। इसमें क्या होता है, अब जो सीमा है वह पूरी तरह से पिघल चुकी है, और जो सियाल है यानी कि जो महाद्वीप है वे सीमा परत में तैरने लग जाते हैं। पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व
दिशा की ओर घूर्णन करती है। लेकिन जो चंद्रमा और सूर्य का टाइडल फोर्स होता है, ज्वारीय बल होता है, वो उसमें एक ब्रेक की तरह काम करता है, जिसके कारण जो कॉन्टिनेंट्स है, जो महाद्वीप है, उनका प्रभाव पश्चिम की ओर वेस्ट साइड में होने लगता है, जिसके कारण जब अब जैसे उनका प्रभाव होने लगा तो वहां पर वो जो टेम्परेचर जो था वो इकट्ठा हो गया था, वो रिलीज होने लगता है, जिस कारण जो सीमा परत है वह वापस से ठोस होने लगती है। ठीक है, वो वापस से ठंडी होकर पहले वो लिक्विड हो गई थी, अब वो वापस से सॉलिड होने लग जाती है, ठोस होने लग जाती है। तो जब वो ठोस होने लग जाती है तो ये जो महाद्वीप वाला भाग जो था, जो डूब गया था, ये वापस से ऊपर की ओर उठ जाता है, ये वापस से ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जब ये वापस से ऊपर की ओर उठता है तो उसके कारण वापस से कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो यहाँ पर भूसन्नति बनी हुई थी, जियोसिंक्लाइन बनी हुई थी, यहाँ से पर्वतों का, पहाड़ों का, माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जॉली ने क्या कहा? जॉली ने बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण जो सागरीय तली है, जो ओशंस हैं, वहां पर टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज होता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, जिसके कारण सीमा परत है वह पिघल जाती है, जिससे जो कॉन्टिनेंट्स है वह डूब जाते हैं और उनके किनारे वाले भागों पर सागरों का पानी आ जाता है, जिससे उनके किनारे वाले भाग पर जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर जो है वह वापस कम होने लगता है, वापस से सीमा लिक्विड से सॉलिड होने लगती है, तरल से ठोस होने लगती है, तो कंप्रेसिव फोर्स उत्पन्न होता है, संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो भूसन्नति जियोसिंक्लाइन बनी थी, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है।